हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग पी ब्लॉक में ग्रुप 16 में केमिस्ट्री ऑफ सल्फर के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग सल्फर की एक्सट्रैक्शन, सल्फर के एलोट्रॉप्स, सल्फर के प्रॉपर्टीज, सल्फर के कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकरेंस ऑफ सल्फर। तो केमिस्ट्री ऑफ सल्फर में केमिस्ट्री ऑफ सल्फर हम लोग आज डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री ऑफ सल्फर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ अकरेंस तो सल्फर फाउंड, सल्फर पाया जाता है इन लार्ज अंडरग्राउंड बेड इन एलिमेंटल फॉर्म। तो ऑब्वियसली सल्फर अकर होता है इन एलिमेंटल फॉर्म इन लार्ज अंडरग्राउंड बेड। ऑब्वियसली जमीन के नीचे सल्फर एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाता है। एंड सेकेंड वन, सल्फर फाउंड इन फॉर्म ऑफ H2S इन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में सल्फर H2S के फॉर्म में, मतलब डाइहाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है। तो अकरेंस फर्स्ट वन, एलिमेंटल सल्फर फाउंड, मतलब सल्फर एलिमेंट के फॉर्म में, प्योर फॉर्म में एलिमेंटल सल्फर फाउंड इन लार्ज अंडरग्राउंड बेड। एंड सेकेंड वन, एंड दूसरा, एज H2S, सल्फर पाया जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में एज H2S इन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। तो सल्फर पाया जाता है एलिमेंटल फॉर्म में इन लार्ज अंडरग्राउंड बेड, जमीन के नीचे, जमीन की गहराइयों में सल्फर पाया जाता है एलिमेंटल फॉर्म में। और दूसरा एज H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में इन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर, सल्फर की एक्सट्रैक्शन। तो सल्फर एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, निकाला कैसे जाता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर, सल्फर की एक्सट्रैक्शन ऑब्वियसली फर्स्ट वन फ्रॉम large underground bed, from large underground bed. तो when superheated steam is pump, जब सुपरहीटेड स्टीम को पंप किया जाता है, सुपरहीटेड स्टीम क्या होती है? तो ऑब्वियसली स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर बन जाता, मतलब 373 केल्विन तक। तो 373 केल्विन के बाद भी यदि हम स्टीम को हीट करते जाते हैं, जैसे 300 से 400 केल्विन, 450 केल्विन तक अगर हम लोग स्टीम को हीट कर दें तो वो कहलाता है सुपर हीटेड स्टीम। तो जब हम सुपर हीटेड स्टीम को पंप करते हैं इन लार्ज अंडरग्राउंड बेड, ऑब्वियसली जमीन की गहराई में, तो क्या होती है? एलिमेंट मेल्ट कर जाता है और ब्लो हो जाता है, बाहर निकल आता है विथ कॉम्प्रेस्ड एयर। तो ऑब्वियसली पंपिंग सुपर हीटेड स्टीम, जब हम सुपर हीटेड स्टीम को पंप करते हैं डाउन द बेड, तो एलिमेंट मेल्ट कर जाता है और ब्लो आउट कर जाता है विथ कॉम्प्रेस एयर। दिस प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड फ्रेश प्रोसेस। तो फ्रॉम लार्ज अंडरग्राउंड बेड एलिमेंटल सल्फर कैसे निकाला जाता है? तो पंपिंग, जब पंप किया जाता है, पंपिंग सुपर हीटेड स्टीम, पंपिंग सुपर हीटेड स्टीम, जब सुपर हीटेड स्टीम को पंप किया जाता है अंडर लार्ज अंडरग्राउंड बेड, द एलिमेंट होती है, जो द एलिमेंटल सल्फर, जो एलिमेंटल सल्फर की होती है, मेल्ट एंड ब्लो आउट, और बाहर निकल आता है and blow out with compressed air.
compressed air. This process is also called, this process is also called फ्रेश प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम लोग फ्रेश प्रोसेस भी कहते हैं। तो जब हम सुपर हीटेड स्टीम को पंप करते हैं, पंपिंग सुपर हीटेड स्टीम अंडर लार्ज अंडरग्राउंड बेड, जब हम सुपर हीटेड स्टीम को पंप करते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कि यहां पर एलिमेंटल सल्फर है, लार्ज अंडरग्राउंड बेड में एलिमेंटल सल्फर है, तो बेसिकली जब हम सुपर हीटेड स्टीम को पंप करते हैं, जब सुपर हीटेड स्टीम को पंप किया जाता है ऑब्वियसली इन लार्ज अंडरग्राउंड बेड, तो क्या होती है, तो जो एलिमेंटल सल्फर होती है वो मेल्ट करके वो ब्लो आउट कर जाता है, विथ कंप्रेसर। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेश प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्रेश प्रोसेस। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर फ्रॉम लार्ज अंडरग्राउंड बेड, जब हम पंप करते हैं सुपर हीटेड स्टीम को अंडर लार्ज अंडरग्राउंड बेड, तो जो एलिमेंट होती है वो मेल्ट कर जाता है और कंप्रेस एयर के साथ बाहर निकल आता। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेश प्रोसेस। नाउ सेकेंड वन, दूसरी H2S, फ्रॉम H2S प्रेजेंट इन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। तो नाउ फ्रॉम सल्फर की आइसोलेशन फ्रॉम H2S जो प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल। तो ऑब्वियसली तो फर्स्ट सेपरेट करते हैं हम लोग, फर्स्ट सेपरेटिंग H2S बाय एब्जॉर्प्शन। ऑब्वियसली जो H2S प्रेजेंट है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में, तो ऑब्वियसली सल्फर मौजूद है लार्ज अंडरग्राउंड बेड में इन एलिमेंटल फॉर्म, लेकिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल जिससे हम लोग डीजल पेट्रोल निकालते हैं, तो उसके अंदर सल्फर मौजूद है H2S के फॉर्म में। तो उस H2S से सल्फर कैसे निकाला जाता है, तो फर्स्ट H2S जो प्रेजेंट होती है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में, उससे हम सेपरेट करते हैं बाय एब्जॉर्प्शन। पहले एब्जॉर्प्शन के लिए जो सब्सटेंस लिया जाता है इथेनोलामीन की मदद से H2S जो मौजूद है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में, उसे हम सेपरेट कर देते हैं और फिर उसे सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन करा करके सल्फर को निकाल लेते हैं। तो ऑब्वियसली तो फ्रॉम H2S प्रेजेंट इन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, तो फर्स्ट सर्वप्रथम H2S सेपरेटेड, H2S को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है फ्रॉम ऑब्वियसली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस बाय एब्जॉर्प्शन के द्वारा जो H2S मौजूद है क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में, उसे सेपरेट कर देता है। फर्स्ट H2S सेपरेटेड फ्रॉम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस बाय एब्जॉर्प्शन इन ऑब्वियसली जो इस एब्जॉर्प्शन के लिए जो कंपाउंड यूज होती है इथेनोलामीन। देन उसके बाद क्या किया जाता है, देन H2S is converted into sulfur by sequence of reaction। मतलब ऑब्वियसली क्रूड ऑयल कॉन्टेनिंग H2S, इसके अंदर कॉन्टेनिंग H2S, इसे क्या किया जाता है, तो इसके ऊपर इथेनोलामीन डाला जाता है। इथेनोलामीन की मदद से क्या होती है, तो H2S सेपरेट हो जाती है। अब इस H2S को ऑक्सीडाइज किया जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है H2O प्लस SO2 में।
और जब H2S और SO2 को हिट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ Fe2 एज ए कैटलिस्ट, तो क्या होती है, तो एलिमेंटल सल्फर हमें मिलता है H+H2। तो केमिस्ट्री ऑफ सल्फर में फर्स्ट वन इज द अकरेंस ऑफ सल्फर, सल्फर की अकरेंस। तो सल्फर पाया जाता है इन लार्ज अंडरग्राउंड बेड इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंटल सल्फर पाया जाता है इन लार्ज अंडरग्राउंड बेड। और दूसरा सल्फर पाया जाता है एज H2S इन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में सल्फर पाया जाता है एज H2S। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर फ्रॉम लार्ज अंडरग्राउंड बेड, जब हम पंप करते हैं सुपर हीटेड स्टीम अंडर लार्ज अंडरग्राउंड बेड, तो जो एलिमेंट होती है मेल्ट कर जाता है, ब्लो आउट हो जाता है विथ कंप्रेस्ड एयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रेश प्रोसेस। सेकेंड वन फ्रॉम H2S प्रेजेंट इन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, ऑब्वियसली सल्फर मौजूद है H2S के फॉर्म में इन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। तो फर्स्ट H2S सेपरेट किया जाता है फ्रॉम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस बाय एब्जॉर्प्शन इन इथेनोलामिन, देन H2S को कन्वर्ट किया जाता है इनटू सल्फर बाय सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। मतलब क्रूड ऑयल जिसके अंदर या नेचुरल गैस जिसके अंदर H2S मौजूद है उसे सेपरेट कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है विथ हेल्प ऑफ बाय एब्जॉर्प्शन इन इथेनोलामिन। इसके अंदर जो H2S मौजूद है उसको इथेनोलामिन एब्जॉर्ब कर लेगा और ये सेपरेट हो जाएंगी। और इस H2S को हम सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन कराते हैं, मतलब H2S को पहले ऑब्वियसली H2SO2 में, फिर SO2 H2S आपस में जब रिएक्शन करता है तो हमें क्या देता है, तो एलिमेंटल सल्फर देता है। ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉप्स ऑफ सल्फर, सल्फर के इलेक्ट्रॉप्स ऑफ सल्फर। तो इलेक्ट्रॉप्स क्या है, तो एक एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म में पाया जाना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉपी। इलेक्ट्रॉपी मतलब हिंदी में कहते हैं अपरूप, मतलब एक एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म में अलग अलग रूपों में पाया जाना क्या कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉप्स कहलाता है। तो बेसिक सल्फर एग्जिस्ट करता है मेनी इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म में, जैसे रोम्बिक सल्फर, इसे हम लोग एल्फा सल्फर भी कहते हैं। ये येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसकी यूनिट सेल रोम्बिक फॉर्म की होती है। ये सॉल्युबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में। उसी तरह से होता है मोनोक्लिनिक सल्फर जिसे हम लोग बीटा सल्फर भी कहते हैं। ये भी येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसकी मोलिकुलर फॉर्म एसेट होती है और इसका जो यूनिट सेल होता है मोनोक्लिनिक टाइप की होती है, इसकी जो क्रिस्टलाइजेशन होती है मोनोक्लिनिक टाइप की होती है। उस तरह से प्लास्टिक सल्फर जिसे हम लोग डेल्टा सल्फर भी कहते हैं, और ये भी येलो सॉलिड होता है जिसके मोलिकुल में 6 to 20 सल्फर होते हैं, और ये इनसॉल्युबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड। ये ऑब्टेन्ड होता है बाय पोरिंग लिक्विड सल्फर इनटू वाटर। अगर हम लिक्विड सल्फर को वाटर के अंदर डिजॉल्व कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो प्लास्टिक सल्फर मिलता है। ये रबर लाइक कहते हैं, रबर लाइक मतलब ये एमॉर्फस टाइप सॉलिड हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रॉप्स ऑफ सल्फर, सल्फर के इलेक्ट्रॉप ऑफ सल्फर, इलेक्ट्रॉप्स ऑफ सल्फर, सल्फर के इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। तो फर्स्ट वन इज द रोम्बिक सल्फर, ध्यान रखें, फर्स्ट वन इज द रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर या इसी को हम लोग एल्फा सल्फर भी कहते हैं, रोम्बिक सल्फर और एल्फा सल्फर। तो ये रोम्बिक सल्फर, एल्फा सल्फर क्या है, तो येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग मोलिकुलर फार्मूला एसिड, जिसकी मोलिकुलर फार्मूला क्या होती है, मोलिकुलर फार्मूला एसिड। तो ये येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसकी मोलिकुलर फार्मूला एसिड होती है। हैव एंड क्रिस्टलाइजेज एज, एंड ये क्रिस्टलाइज करता है एंड क्रिस्टलाइजेज एज रोम्बिक फॉर्म यूनिट सेल, एज रोम्बिक फॉर्म यूनिट सेल।
फॉर्म यूनिट सेल। तो रोम्बिक सल्फर, एल्फा सल्फर येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसकी एसेट होती है, और क्रिस्टलाइजेज एज रोम्बिक फॉर्म यूनिट सेल, जिसकी यूनिट सेल किस प्रकार की होती है, तो रोम्बिक फॉर्म। इट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर। ये क्या है? इट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है किसकी? तो सल्फर की। हैव क्रॉन शेप, जिसकी शेप कैसी होती है? हैव क्रॉन शेप। हैव क्रॉन शेप मतलब इसमें जो 8 सल्फर है एसेट, इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला एसेट होती है, इसकी जो शेप होती है वो क्रॉन जैसा, मतलब ये इस तरह से, इस क्रॉन मतलब मुकुट, इस तरह से ये क्रॉन शेप होती है इसकी। दिस वन, ये ऑब्वियसली 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, दिस वन, ये क्रॉन शेप है। इट इज कॉल्ड क्रॉन शेप। जो एंगल होती है यहाँ पर 107 डिग्री होती है, एंगल जो होती है 107 डिग्री होती है। ये क्या है? तो क्रॉन शेप। तो रोम्बिक सल्फर ये येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला एसेट होती है और एक क्रिस्टलाइज करता है रोम्बिक फॉर्म यूनिट सेल। ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर होती है, जिसकी क्रॉन शेप होती है। सेकेंड वन इज द मोनोक्लिनिक सल्फर, और दूसरी होती है मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर, ये मोनोक्लिनिक सल्फर है। मोनोक्लिनिक सल्फर ऑब्वियसली ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो बीटा सल्फर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो बीटा सल्फर। तो मोनोक्लिनिक सल्फर भी क्या है? तो येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये भी क्या है? तो ये येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होती है? तो हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑब्वियसली एसेट, इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला एसेट होती है, बट क्रिस्टलाइजेज एज, लेकिन ये जो क्रिस्टलाइज करता है, बट इट क्रिस्टलाइजेज एज, बट इट क्रिस्टलाइजेज एज, लेकिन ये जो क्रिस्टलाइज करता है एज व्हाट? तो मोनोक्लिनिक फॉर्म एज यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक फॉर्म यूनिट सेल। लेकिन इसकी जो यूनिट सेल होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो मोनोक्लिनिक यूनिट सेल होती है। इट इज लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल होता है किससे? तो रोम्बिक फॉर्म। इट इज लेस स्टेबल, इट इज लेस स्टेबल देन, ये लेस स्टेबल होता है किससे? देन रोम्बिक फॉर्म। रोम्बिक फॉर्म, और ऑब्वियसली इसकी जो इसकी हैव शेप, इसकी भी शेप कैसी होती है? हैव क्रॉन शेप, इसकी भी शेप कैसी होती है? तो क्रॉन शेप होती है। नाउ थर्ड वन इज द प्लास्टिक सल्फर। नाउ थर्ड वन इज द प्लास्टिक सल्फर। ये प्लास्टिक सल्फर है, या इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा सल्फर। ऑब्वियसली ये सॉल्युबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में। ऑब्वियसली ये सॉल्युबल होता है किस में? इन कार्बन डाइसल्फाइड, इन कार्बन डाइसल्फाइड। ये भी क्या होता? तो सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। प्लास्टिक सल्फर, इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा सल्फर। ये भी क्या है? तो येलो सॉलिड है, ये येलो सॉलिड है, येलो सॉलिड हैविंग मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला व्हाट? इसकी जो मोलिकुलर फार्मूला होती है A6 2S20 होती है, मतलब एक मोलिकुल में 6 से 20 सल्फर हो जाती। ऑब्वियसली इट इज, ये जो एक्चुअली होती, इट इज, जो प्लास्टिक सल्फर है ये इनसॉल्युबल होता है। इट इज, या इट इज ऑब्टेन्ड बाय, ये ऑब्टेन्ड होता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय pouring molten sulfur into in cold water। ये ऑब्टेन होती है बाई पोरिंग मोल्टेन सल्फर इन कोल्ड वाटर। जब हम कोल्ड वाटर में मोल्टेन सल्फर को पोर करते हैं
तो हमें क्या मिलता है, तो ये प्लास्टिक सल्फर मिलता है प्रॉपर्टी लाइक व्हाट, तो रबर, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो प्लास्टिक जैसी होती है, रबर जैसी होती है। इट इज इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल होता है, इट इज इनसॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, ये और इनसॉल्युबल होता है किसमें, तो कार्बन डाइसल्फाइड। और जो प्लास्टिक सल्फर होती है लेस स्टेबल होती है रोम्बिक या मोनोक्लिनिक फॉर्म से। तो सबसे जो स्टेबल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉप्स ऑफ सल्फर में, दैट इज रोम्बिक फॉर्म, मोनोक्लिनिक, फिर प्लास्टिक सल्फर। तो इलेक्ट्रॉप्स ऑफ सल्फर दैट इज रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और प्लास्टिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर जिसे हम अल्फा सल्फर भी कहते हैं, ये येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है जिसकी मोलिकुलर फार्मूला एसिड होती है और क्रिस्टलाइज करता है रोम्बिक फॉर्म यूनिट सेल, और ये सॉल्युबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में। इट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर जिसकी शेप क्रॉन शेप होती है। सेकेंड वन इज द मोनोक्लिनिक सल्फर जिसे हम बीटा सल्फर भी कहते हैं, ये भी येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसकी मोलिकुलर फार्मूला एसिड होती है, लेकिन ये क्रिस्टलाइज करता है मोनोक्लिनिक फॉर्म यूनिट सेल में, और ये सॉल्युबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड, लेकिन ये लेस स्टेबल होता है रोम्बिक फॉर्म से। और बेसिस इसकी भी शेप क्रॉन शेप होती है। प्लास्टिक सल्फर जिसे हम डेल्टा सल्फर कहते हैं, ये येलो सॉलिड होती है लेकिन इसकी मोलिकुलर फार्मूला H6 to H20 होता है, और ये ऑब्टेन होता है बाय पोरिंग मोल्टन सल्फर इनटू कोल्ड वाटर, और ये इनसॉल्युबल होती है किसमें, तो कार्बन डाइसल्फाइड में। ठीक है, नोट, इसमें एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि एट एलिवेटेड टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर, ऑब्वियसली ध्यान रखें, नोट ध्यान रखें, एट एलिवेटेड टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, एट एलिवेटेड टेम्परेचर, एट एलिवेटेड टेम्परेचर ऑब्वियसली लगभग 1000 केल्विन पर सल्फर exist as S2 and have two unpaired electron in anti-bonding pi orbital like O2, so it is paramagnetic। तो ध्यान रखेंगे पैरामैग्नेटिक, बिल पैरामैग्नेटिक। तो एट एलिवेटेड टेम्परेचर जो वेपर सल्फर है, सल्फर वेपर एग्जिस्ट एज, सल्फर वेपर जो सल्फर वेपर के फॉर्म होती है, एग्जिस्ट करता है एज H2, जिसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है एंटी बॉन्डिंग में, लाइक ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन के एंटी बॉन्डिंग में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल उसी तरह से सल्फर के वेपर फॉर्म में एट एलिवेटेड टेम्परेचर सल्फर वेपर में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है, इस कारण से वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो ध्यान रखेंगे एट एलिवेटेड टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर एबव 1000 केल्विन सल्फर वेपर एग्जिस्ट एज H2, जो सल्फर वेपर है वो एग्जिस्ट करता है H2 के फॉर्म में, और इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल लाइक O2, सो इट इज पैरामैग्नेटिक। के बाद जे में पूछा है इसके, जिससे ध्यान रखेंगे कि एट एलिवेटेड टेम्परेचर जो सल्फर वेपर है एग्जिस्ट करता है H2 के फॉर्म में, और इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल लाइक O2, सो इसलिए पैरामैग्नेटिक होता है। नाउ chemical properties of sulfur, now chemical properties of sulfur, sulfur के chemical properties, obviously reaction with non-metal, जैसे with reaction with O2 के साथ obviously सल्फर ऑक्सीजन में बर्न करता है और देता क्या, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड देता है। ऑब्वियसली रिएक्टेड विथ नॉन मेटल, जैसे रिएक्शन विथ फ्लोरीन के साथ रिएक्शन, तो सल्फर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के बाद
obviously H2F2 SF2 obviously SF4 SF6 बनाता है एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो सल्फर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कर करके obviously H2F2 SF2 SF4 और SF6 बनाता है एट डिफरेंट टेम्परेचर। ना विथ एसिड, थर्ड वन विथ एसिड, विथ एसिड ऑब्वियसली सल्फर एसिड से रिएक्शन करने के बाद, जैसे अगर HNO3 से रिएक्शन करेगा तो NO2 बनाएगा, सल्फर H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो SO2 बनाता है। तो विशेष जैसे अगर सल्फर है और इसे अगर आप ट्रीट करा दीजिए HNO3 के साथ तो ये क्या देगा, तो दिस विल गिव अस H2SO4 प्लस NO2 प्लस HNO3 का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑब्वियसली H2SO4 प्लस वाट NO2 प्लस वाट H2। उसी तरह से अगर हम सल्फर को ट्रीट करा दें H2SO4 के साथ तो ये क्या होगा, तो ये दे देगा ऑब्वियसली SO2 प्लस H2। नाउ फोर्थ वन विथ सोडियम सल्फाइड Na2SO3 सोडियम सल्फाइड के साथ। ध्यान रखें सल्फर को अगर हम सोडियम सल्फाइड के साथ हीट करते हैं तो एक कंपाउंड देता है सोडियम थासल्फेट Na2H2O3। ध्यान रखें सल्फर को अगर हम सोडियम सल्फाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये हमें क्या देता है, तो Na2H2O3 दैट इज सोडियम थासल्फेट, जिसे हम लोग हाइपो भी कहते हैं। उस तरह से विथ मेटल के साथ, विथ मेटल के साथ, जैसे अगर सल्फर मेटल के साथ सोडियम के साथ अगर ट्रीट करा दें तो ये क्या होगा, हिट कर दें तो ये क्या देगा, तो मेटल का सल्फाइड मतलब सोडियम सल्फाइड। इट इज तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर विथ ऑक्सीजन के साथ ऑब्वियसली सल्फर देता है सल्फर डाइऑक्साइड, विथ नॉन मेटल फ्लोरीन के साथ ऑब्वियसली एट डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर पर H2F2 SF2 SF4 ऑब्वियसली SF6 देता है। उसी तरह से अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो सल्फर HNO3 के साथ रिएक्शन करने के बाद H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O देता है। उसी तरह से सल्फर H2SO4 के साथ SO2 प्लस H2O देता है। सल्फर H2SO4 के साथ रिएक्शन करने के बाद SO2 प्लस ऑब्वियसली H2O देता है। सोडियम सल्फाइड के साथ सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद ऑब्वियसली सोडियम थासल्फेट देता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड हाइपो। विथ मेटल के साथ जैसे सोडियम के साथ सल्फर सोडियम सल्फाइड देता है, एक्सेट्रा। नाउ यूजेज ऑफ सल्फर, ऑब्वियसली यूजेज ऑफ सल्फर, सल्फर की यूज तो ऑब्वियसली सल्फर की यूज ऑब्वियसली इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग में, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज जो किंग ऑफ केमिकल्स कहलाता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसे बनाने के लिए ऑब्वियसली सल्फर की यूज होती है। उसी तरह से ऑब्वियसली इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वल्कनाइज रबर आपने पढ़ा है कि जो नेचुरल रबर होता है वो ब्रिटल होता है, सॉफ्ट होता है, तो उसको उसमें स्टिफनेस देने के लिए जो नेचुरल रबर है उसे सल्फर के साथ हीट किया जाता है तो हमें क्या मिलता, तो वल्कनाइज रबर मिलता है। तो जब हम नेचुरल रबर को हम हीट करते हैं सल्फर के साथ तो जो सल्फर होता है उसके एक्टिव साइड पर आ जाता है, जिसके कारण जो वल्कनाइज रबर होती है उसमें स्टिफनेस आ जाती है। तो ऑब्वियसली इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वल्कनाइज वल्कनाइज रबर बनाने के काम में भी ऑब्वियसली ये सल्फर का यूज होता है। ऑब्वियसली एक्सप्लोसिव वगैरह बनाने में यूज होता है। ऑब्वियसली इन एक्सप्लोसिव बनाने में भी सल्फर की यूज होती है। ऑब्वियसली इन गन पाउडर में भी यूज होता है, एक्सेट्रा। नाउ कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के कंपाउंड्स, तो नाउ कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, नाउ कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के कंपाउंड्स, तो फर्स्ट वन इज द सल्फर डाइऑक्साइड,
तो फर्स्ट वन इज द सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज SO2। तो कंपाउंड्स ऑफ सल्फर में फर्स्ट वन इज द सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज SO2। तो प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो प्रिपरेशन फर्स्ट वन बाय बर्निंग ऑफ एलिमेंटल सल्फर इन एयर, सल्फर इन एयर में तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन में। तो यदि हम एलिमेंटल सल्फर को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो ये हमें क्या देता, तो सल्फर डाइऑक्साइड। तो प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फर्स्ट वन बाय बर्निंग एलिमेंटल सल्फर इन एयर और ऑक्सीजन। तो सल्फर को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड देता है। नाउ सेकेंड वन बाय ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम सल्फाइड विथ एसिड। तो जब हम सोडियम सल्फाइड को ट्रीट करते हैं, जब सोडियम सल्फाइड को अगर हम ट्रीट कर दे HCl के साथ, जैसे सोडियम सल्फाइड को हम ट्रीट कर देते हैं HCl के साथ, तो क्या देगा, तो सोडियम सल्फाइड को अगर हम HCl के साथ ट्रीट करा देते हैं तो ये क्या दे देगा, तो दिस गिव अस व्हाट, तो NaCl प्लस SO2, ऑब्वियसली NaCl प्लस SO2 प्लस ऑब्वियसली H2। उसी तरह से थर्ड वन, उसी में अगर हमारे पास सोडियम सल्फाइड है, अगर इसे हम ट्रीट करा दे H2SO4 के साथ तो ये क्या दे देता है, तो ऑब्वियसली Na2SO4 प्लस SO2 प्लस H2। तो बाय ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम सल्फाइड विथ एसिड के साथ अगर हम सोडियम सल्फाइड को ट्रीट करें तो क्या मिलता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। नाउ थर्ड वन इंडस्ट्रियल मेथड। थर्ड वन ऑब्वियसली सल्फर डाइऑक्साइड लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर किया जाता है या ऑब्टेन किया जाता है जब बाय प्रोडक्ट इन रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर। तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियली मतलब लार्ज स्केल में इंडस्ट्रियली ऑब्वियसली सल्फर डाइऑक्साइड obtained as byproduct of roasting of सल्फाइड ओर। जब सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करी जाती है तो ये हमें क्या मिलता है, एज ए बाय प्रोडक्ट। जैसे हमारे पास आयरन पाइराइट, अगर इससे हम लोग ये सल्फाइड ओर इसके हम रोस्टिंग करेंगे हीटिंग प्रेजेंस ऑफ एयर तो ये क्या देगा, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड। ऑब्वियसली अगर जिंक ब्लेंड है, अगर इसकी हम रोस्टिंग कराएंगे तो ये क्या देगा, तो जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 देगा, एक्सेट्रा। तो बेसिक इंडस्ट्रियली मतलब लार्ज स्केल में सल्फर डाइऑक्साइड ऑब्टेन होता है एज बाय प्रोडक्ट ऑफ रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर, तो सल्फर एक कलरलेस गैस है हैविंग पंजेंट स्मेल, जिसकी जो स्मेल होती है पंजेंट होती है और ये हाईली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। तो ऑब्वियसली इट इज ऑब्वियसली सल्फर डाइऑक्साइड इट इज व्हाट, तो कलरलेस गैस। ये क्या है, कलरलेस गैस है एट रूम टेम्परेचर पर ये कलरलेस गैस होती है हैविंग पंजेंट स्मेल, जिसकी जो स्मेल होती है पंजेंट स्मेल, जिसकी स्मेल पंजेंट होती है। तो इट इज कलरलेस गैस एट रूम टेम्परेचर हैविंग पंजेंट स्मेल, इट इज हाईली सॉल्युबल, और ये हाईली सॉल्युबल होता है, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और ये वाटर में सॉल्युबल होता है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वन विथ वाटर विथ H2O, तो ऑब्वियसली SO2 जो होती है SO2 वाटर में सॉल्युबल होता है, मतलब SO2 ऑब्वियसली H2O में घुलने के बाद ये सल्फ्यूरस एसिड मतलब
H2SO3 देता है। तो ऑब्वियसली H2O में SO2 हाईली सॉल्युबल होता है, इस कारण से ये सल्फ्यूरस एसिड देता है। नाउ सेकेंड वन विथ, ध्यान दीजिए जो सल्फर डाइऑक्साइड है एक नॉन मेटल की ऑक्साइड है। जो सल्फर डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल की ऑक्साइड है, तो जो नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है वो एसिडिक ऑक्साइड होती है, इस कारण से ये रिएक्शन करता है बेस के साथ, बेसिक ऑक्साइड मतलब मेटल के ऑक्साइड के साथ। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है इज नॉन मेटल ऑक्साइड, एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड इज नॉन मेटल, सो एसिडिक, इसलिए क्या है एसिडिक ऑक्साइड है। सो एसिडिक ऑक्साइड हेंस इसलिए रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ व्हाट, तो रिएक्ट विथ बेस, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, तो बेस के साथ, रिएक्ट विथ बेस और बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड मतलब मेटल के ऑक्साइड के साथ। तो SO2 एक नॉन मेटल की ऑक्साइड है, तो जो नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है एसिडिक होती है, इस कारण से ये रिएक्शन करता है बेस या बेसिक ऑक्साइड के साथ। जैसे आपके पास सोडियम ऑक्साइड है, SO2 दे दें, सोडियम सल्फाइड दे देगा। अगर आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड SO2 के साथ रिएक्शन तो मैग्नीशियम सल्फाइड दे देगा। यदि आपके पास बेरियम ऑक्साइड है और इसे अगर हम SO2 के साथ ट्रीट करा दें तो ये बेरियम सल्फाइड दे देगा। ऑब्वियसली अगर हमारे पास NaOH है, अगर हमारे पास NaOH है, अगर हमारे पास NaOH है, NaOH अगर हम इसे SO2 के साथ ट्रीट करा दें तो ऑब्वियसली ये हमें ये NO2SO3 प्लस ऑब्वियसली H2O दे देगा। तो ये क्या है, ये एक सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल की ऑक्साइड है। जो नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है वो एसिडिक ऑक्साइड होती है, इस कारण से वो बेस या बेसिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है। नाउ थर्ड वन विथ क्लोरीन, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन के साथ एडिशन रिएक्शन करता है। तो थर्ड वन विथ क्लोरीन, विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ। तो जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को ट्रीट कराते हैं क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल एज ए कैटलिस्ट, तो हमें देता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड, मतलब एक एडिशन कंपाउंड दे देता है। तो विथ क्लोरीन, तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑब्वियसली सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल तो क्या होती है, तो देता हमें सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2, इट इज अ सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ये क्या है, तो एडिशन कंपाउंड है, ये हमें क्या देता है, एक एडिशन कंपाउंड, मतलब ऑब्वियसली SO2 और Cl2 क्या हो गई, तो ऑब्वियसली ऐड करके, तो दिस गिव्स एडिशन कंपाउंड। ये हमें क्या दे रहा है, तो दिस गिव्स एडिशन कंपाउंड। तो हम लोग जो सल्फर डाइऑक्साइड को क्लोरीन के साथ ट्रीट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल, तो हमें क्या देता है, तो सल्फ्यूराइल क्लोराइड देता है। नाउ फोर्थ वन विथ O2, तो कैटालिटिक, सेकेंड फोर्थ वन इज द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इनटू SO3। तो जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को, जब सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ हिट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5, याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 एज ए कैटलिस्ट, तो ये क्या देता है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। इट इज कॉल्ड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, तो सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ फिफ्थ वन, ध्यान रखें सल्फर डाइऑक्साइड में जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वह +4 है। सल्फर डाइऑक्साइड में जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑब्वियसली ये 1 ऑक्सीजन की -2 तो 2 की -4, कुल मिलाकर 0 करने के लिए +4। तो सल्फर डाइऑक्साइड में जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, मतलब ये इंटरमीडिएट स्टेट में है। ये क्या है, तो इंटरमीडिएट स्टेट में है, मतलब ना तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इस कारण से जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो एक्ट करता है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटा करके दूसरे का बढ़ा भी सकता है और अपना बढ़ा करके दूसरे का घटा भी सकता है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट करता है बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ध्यान रखें सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ना तो ये अपने मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना तो मिनिमम
पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब इंटरमीडिएट स्टेट में है। तो ऑब्वियसली ध्यान रखें जो इन SO2 में क्या है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की इज, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज इन इंटरमीडिएट स्टेट। ये क्या है, तो एक इंटरमीडिएट स्टेट में, इंटरमीडिएट स्टेट इज एन इंटरमीडिएट स्टेट, सो इसीलिए सो इट एक्ट एज, इसलिए ये एक्ट करता है, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, साथ ही साथ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ऑब्वियसली तो SO2 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसमें ऑब्वियसली ए में अपन लिख सकते हैं ऑब्वियसली SO2 एज रिड्यूसिंग एजेंट, SO2 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो सल्फर डाइऑक्साइड में जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो +4 है, मतलब वो ना तो अपने मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ना तो मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। इस कारण से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों तरह की बिहेवियर शो करता है। तो SO2 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे अगर आप पोटेशियम परमानेंट ले लीजिए और इसे ट्रीट करा दीजिए SO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जैसे H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड मैनेज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +1 है, -8 +7 है, तो ये मैनेज को ये रिड्यूस कर देता है, मतलब ये देता क्या, तो K2SO4 प्लस ये MnSO4 प्लस H2O। मतलब यहाँ पर क्या हुई, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +6 हो गई है, और मैनेज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ जो +1 थी ये ऑब्वियसली ये क्या हो गई है, तो ये +7 थी जो +2 हो गई। मतलब मैनेज की ऑक्सीडेशन नंबर घटी, मैनेज की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, तो ये घट गई है, रिड्यूस कर गई है, जबकि ऑब्वियसली जबकि सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हुई, तो ये +4 से ऑब्वियसली +4 से आप कह सकते हैं ये +2, ये -8, ये +6 है, तो ये सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड ने क्या करा, तो मैनेज की ऑक्सीडेशन स्टेट को घटाया और खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा लिया। तो सल्फर डाइऑक्साइड ने करा क्या, तो पोटेशियम परमानेंट को क्या करा है, तो रिड्यूस कर दिया है। सल्फर डाइऑक्साइड ने पोटेशियम परमानेंट को क्या करा, तो रिड्यूस कर दिया है, और सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर, मतलब SO2 एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। उस तरह से अगर आप और भी एग्जाम्पल लें, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है, और इसे हम ट्रीट करा दे SO2 और H2SO4 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो क्रोमियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को +6 से +3 कर देता, मतलब ये दे देगा K2SO4 प्लस ये ऑब्वियसली Cr2SO4 प्लस वाट तो H2। तो यहाँ पर क्या हुई, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट ये +2 है, ये -14 है, ये +12 है, मतलब 2 क्रोमियम के ऊपर +12, तो एक क्रोमियम के ऊपर +6, मतलब यहाँ 2 क्रोमियम के ऊपर +12 है, यहाँ पर 1 सल्फेट के ऊपर -2, तो 3 के ऊपर -6, तो यहाँ +6, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2 क्रोमियम के ऊपर कितनी हो गई, +6, जबकि यहाँ 2 क्रोमियम के ऊपर कितना था, +4। मतलब यहाँ पर SO2 ने क्या करा है, तो क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर को घटाया। तो एक ऐसी कंपाउंड जो दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर को घटा दे उसे हम क्या कहेंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह करता है, उसी तरह से SO2 ATC इत्यादि और भी, जैसे फेरस सल्फेट को लेंगे, यहाँ पर पोटेशियम परमानेंट को Mn+7 को यहाँ पर Mn+2 में, Cr+6 को ऑब्वियसली Cr+3 में, Fe+2 मतलब फेरस सल्फेट लेंगे, और SO2 प्लस H2SO4 लेंगे तो Fe2SO4 प्लस Fe2SO4 प्लस ऑब्वियसली H2O दे देगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो SO2 है वो एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। दूसरा SO2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है, ध्यान रखेंगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे अगर आप ऑब्वियसली ये आपके पास H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, और अगर इसे ट्रीट करा दे SO2 के साथ तो क्या होगी, तो यहाँ पर ये आपको दे देगा S प्लस H2O। मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, तो यहाँ पर ये +2 ये -2 हो गई, ये -4 ये +4, तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, तो +4 से 0 हो गई, और मतलब ये सल्फर का अपना ऑक्सीडेशन स्टेट घटा है, और ये सल्फाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है, तो बढ़ा है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये सल्फर डाइऑक्साइड ने क्या करा, तो इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाया और खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट को घटाया। तो एक ऐसी कंपाउंड जो दूसरे का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाए और खुद का दूसरे का बढ़ाए, उससे हम क्या कहते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो बेसी ऐसे भी आपने पढ़ा कि जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में आप देख रहे हैं कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों तरह के बिहेवियर शो कर रहा है। ना ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये बोर्ड में पूछता है ब्लीचिंग एक्शन,
ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मोस्ट SO2 ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मोस्ट SO2। तो जो मोस्ट SO2 होती है वह कलर्ड मैटर को डिसकलर कर देता है ड्यू टू रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑब्वियसली जो मोस्ट SO2 होता है, जो मोस्ट SO2 क्या करता, तो डीकलराइज कर देता है, डीकलराइज्ड कलर्ड मैटर ड्यू टू किसके कारण, तो ड्यू टू रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो जो मास SO2 होती है, वह कलर्ड मैटर को डिसकलर कर देता है। मतलब जो मास SO2 होती है वो कलर मैटर को डिकलराइज कर देता है। तो ये करा कि मास SO2 डिकलराइज कलर्ड मैटर ड्यू टू रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कहलाता है क्या, तो कॉल्ड, ये कहलाता है क्या, तो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मोस्ट SO2। एक्चुअली जो मास्टर SO2 होती है, SO2 है, ऑब्वियसली इन प्रेजेंस ऑफ मास्टर ये करता क्या है, तो दिस गिव अस H2SO4 प्लस ऑब्वियसली ये 2H ये देता है नेसेंट हाइड्रोजन। और ये जो हाइड्रोजन होता वह कलर्ड मैटर को, ये जो हाइड्रोजन होता है कलर्ड मैटर को रिड्यूस कर देता है किसमें, ये जो हाइड्रोजन होता, नेसेंट हाइड्रोजन जो होता वो कलर्ड मैटर को क्या कर देता, कलरलेस कर देता है। तो जो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मोस्ट SO2 होती है वो टेम्पोररी होती है। मतलब अगर कोई कलर्ड मैटर है उसे अगर हमने मोस्ट SO2 में डाल दिया तो डिकलराइज कर जाएगा, लेकिन उस डिकलराइज मैटर को फर्दर अगर हम एयर में एक्सपोज करेंगे तो फिर एयर में मौजूद ऑक्सीजन उसको क्या करेगा, तो ऑक्सीडाइज कर देगा। इस कारण से मतलब फिर से कलर कर देगा। तो ध्यान रखेंगे जो ब्लीचिंग एक्शन जो होती है, ध्यान रखेंगे जो ब्लीचिंग एक्शन होती है, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ व्हाट, तो मोस्ट SO2 की जो ब्लीचिंग एक्शन होती है इज टेम्पोररी। ये क्या होती है, तो टेम्पोररी होती है। ये टेम्पोररी मतलब फिर अगर कलर्ड मैटर को फिर से एयर में एक्सपोज करेंगे तो कलर को रीगेन कर लेगा। तो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मास SO2, जो मास SO2 होता है डिकलराइज करता है कलर्ड मैटर इनटू कलरलेस मैटर। जो मास SO2 होता है वो डिकलराइज कर देता है कलर्ड मैटर को ड्यू टू रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कॉल्ड ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मास SO2। तो जो मास SO2 होता है वो कलर्ड मैटर को डिकलराइज कर देता है ड्यू टू रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। होती कैसे, जो मास SO2 में क्या होता है, तो SO2 और मास मतलब वाटर होती है, और ये क्या देता है, तो नेसेंट हाइड्रोजन। ये आपको क्या दिया, तो दिस गिव अस नेसेंट हाइड्रोजन। और ये जो नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्म हुई है वो क्या करता है, ये जो नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्म हुई है वो कलर्ड मैटर को कलरलेस कर देता है। तो ध्यान रखें जो ब्लीचिंग एक्शन होती है मास SO2 की वो टेम्पोररी होती है। जो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मास SO2 होती है वो टेम्पोररी होती है। मतलब जो डिकलराइज मैटर है उसको फर्दर अगर एयर में एक्सपोज करेंगे तो वो क्या होता है, तो कलर को गेन कर लेता है। इसलिए जो ब्लीचिंग एक्शन होती है मास SO2 की वह टेम्पोररी होती है। तो ऑब्वियसली रिएक्शन ऑफ सल्फर की जो केमिकल रिएक्टिविटी है, पहला कि SO2 सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, तो SO2 वाटर से रिएक्शन करके सल्फ्यूरस एसिड देता है। ऑब्वियसली SO2 एक नॉन मेटल की ऑक्साइड है, SO2 एक नॉन मेटल की ऑक्साइड है। नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होती है, इसलिए रिएक्शन करता है बेस के साथ और बेसिक ऑक्साइड के साथ विथ क्लोरीन। ऑब्वियसली सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन के साथ एडिशन कंपाउंड देता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड को अगर O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट तो देता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऑब्वियसली SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट स्टेट में है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों तरह की बिहेवियर शो करता है। तो SO2 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, SO2 ऑब्वियसली पोटेशियम परमानेंट को रिड्यूस कर रहा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को रिड्यूस कर रहा है। SO2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑब्वियसली SO2 H2S को ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फर प्लस H2O में। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मास SO2, जो मास SO2 होती है डिकलराइज कर देता है कलर्ड मैटर को, और इसकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मास SO2। जैसे SO2 है
H2O के साथ मिलकर के नेसेंट हाइड्रोजन दिया है, और ये नेसेंट हाइड्रोजन कलर्ड मैटर को कलरलेस कर देता है। ध्यान दीजिए, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मास SO2 इज टेम्पोररी। जब डिकलराइज मैटर को फिर से एयर में एक्सपोज कर देंगे तो कलर को क्या कर लेगा, तो रीगेन कर लेगा। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ सल्फर इज डाइहाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड दैट इज H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड दैट इज H2S। तो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, जब हम आयरन सल्फाइड को ट्रीट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, जैसे डाइल्यूट HCl के साथ, तो यह हमें क्या देता, तो FeCl2 प्लस H2S। उसी तरह से अगर हमें आयरन सल्फाइड है, अगर इससे हम ट्रीट कराते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो ये हमें क्या देता है, तो FeSO4 प्लस H2S। उसी तरह से एंटीमनी के सल्फाइड को अगर हम ट्रीट करा देते हैं HCl के साथ, तो ये हमें क्या दे देता है, तो अगर हमारे पास एंटीमनी सल्फाइड है, इसे डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करा दें, तो ये क्या करेगा, तो SbCl3 प्लस H2S। तो जब हम आयरन सल्फाइड को या एंटीमनी के सल्फाइड को डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, जैसे डाइल्यूट HCl डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो ये हमें क्या देता है, तो डाइहाइड्रोजन सल्फाइड देता है। ये कलरलेस गैस होता है रूम टेम्परेचर पर, जिसकी स्मेल होती है, जो ऑर्डर होती है, सुगंध होती है, वो रॉटन एग की तरह है। जैसे आपने पढ़ा था फॉस्फीन की जो स्मेल होती है वो रॉटन फिश की तरह होती है, उसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड की जो स्मेल होती है वह रॉटन एग की तरह होती है। तो ऑब्वियसली H2S इज प्रॉपर्टीज में H2S इज कलरलेस गैस, ये कलरलेस गैस होती है। ऑब्वियसली मोस्ट गैस कलरलेस ही होती है। कलरलेस गैस एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर कलरलेस गैस होती है, हैविंग रॉटन एग एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर, हैविंग अनप्लीजेंट ऑर्डर, सुगंध लाइक रॉटन एग। इसकी जो ऑब्वियसली ऑर्डर होती है, सुगंध होती है, वह रॉटन एग की तरह होती है। ना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, ना केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट वन विथ O2, हाइड्रोजन सल्फाइड O2 के साथ जब रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, तो हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, किस में, तो SO2 में। तो ऑब्वियसली अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ हिट करते हैं, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, किस में, तो SO2 प्लस H2। उसी तरह से ध्यान रखें दूसरा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ H2, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ H2S। अब देख रहे हैं H2S में जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है, मतलब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ऑब्वियसली सल्फर की जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है और मैक्सिमम +6 होती है। तो ऑब्वियसली H2S में सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है, मतलब मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो एक ऐसी कंपाउंड जिसमें कोई एटम अपने मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, वह दूसरे की ऑक्सीडेशन नंबर को घटाएगा और खुद की बढ़ाएगा। तो एक ऐसा कंपाउंड जो दूसरे की ऑक्सीडेशन नंबर को घटाए और खुद की बढ़ाए, उसे हम क्या कहते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो H2S क्या है, तो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूस करता है हैलोजन को। जैसे अगर आपके पास H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, अगर आप ट्रीट करा दीजिए क्लोरीन के साथ, तो ये क्या दे देगा, तो HCl प्लस H दे देगा। अगर आपने ब्रोमीन ले ली है, अगर आपने यहाँ पर ब्रोमीन ले ली है, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दे, तो ये क्या करेगा,
तो खुद ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फर में और इसको रिड्यूस कर देगा HBr में। ऑब्वियसली अगर आपने H2S ऑब्वियसली ये I2 ले लिया है तो ये क्या करेगा, तो इसे HI में कन्वर्ट कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज कर जाएगा सल्फर में। तो ऑब्वियसली जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसमें सल्फर अपने मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए क्या करता है, दूसरे को क्या करेगा, तो रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज कर दिया। यहाँ पर ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि यहाँ सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी -2 बढ़ करके 0, मतलब अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाया, और हैलोजन की ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करा है, तो घटा दिया है। हैलोजन की ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करा है, तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाया और हैलोजन की ऑक्सीडेशन नंबर घटा दिया। उस तरह से अगर आप ले लें पोटेशियम परमानेंट KMnO4 ले लें, पोटेशियम परमानेंट ले लें और इसे H2S के साथ ट्रीट कराएं, ऑब्वियसली इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4, तो ये क्या देगा, तो ये K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस S प्लस H2, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा, तो जो सल्फाइड अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा लिया 0, यहाँ पर मैनेज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी +7 से घट करके +2 हो गई, और यहाँ पर जो सल्फाइड में जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से बढ़ के 0, मतलब सल्फाइड अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा रहा, मैनेज की घटा रहा। उसी तरह से हम K2Cr2O7 ले लें, K2Cr2O7 ले लें और इसे ट्रीट कर दें हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ H2SO4 के साथ, तो क्या होगा, तो दिस गिव अस व्हाट, तो K2SO4 ये क्या देगा, तो दिस गिव अस K2SO4 प्लस ये क्या, तो Cr2SO4 होल 3 प्लस व्हाट, तो S प्लस H2 दिस में क्या हो रहा, तो सल्फाइड H2S अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा रहा और क्रोमियम का घटा रहा, मतलब ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। उसी तरह से अगर हम लोग लें व्हाट, तो SO2 है, अगर इसे हम H2S के साथ ट्रीट कराए तो क्या होगा, तो जो सल्फाइड होगा अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएगा, और ये ऑब्वियसली ये, तो यहाँ पर क्या हो रहा, तो जो सल्फाइड है अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा रहा और सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर को घटा रहा, मतलब ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ध्यान रखेंगे कि H2S में सल्फर अपने मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये दूसरे की ऑक्सीडेशन नंबर को घटाएगा और खुद की बढ़ाएगा, मतलब एक रिड्यूसिंग एजेंट है। उसी तरह से नाउ थर्ड वन, रिएक्शन विथ सॉल्ट, कुछ सॉल्ट के साथ, रिएक्शन विथ सॉल्ट, जैसे अगर हमारे को कॉपर सल्फेट ले लें और अगर उससे अगर H2S को पास करा दें, तो ये क्या करता है, तो कॉपर सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट दे देगा, जिसकी वजह से ब्लैक PPT, ये ब्लैक प्रेसिपिटेट दे देता है, मतलब काला सॉल्ट दे देगा ऑब्वियसली ये, और ये H2SO4। उसी तरह से यदि हमारे पास लेड एसीटेट है, अगर हमारे पास लेड एसीटेट है, मतलब PB एसीटेट, मतलब CH3 लेड एसीटेट है, और अगर इसे हम ट्रीट करा दें H2S के साथ, तो ये क्या करता है, तो ब्लैक प्रेसिपिटेट देता है लेड सल्फाइड का, ब्लैक PPT, ये ब्लैक PPT लेड सल्फाइड का दे देता है, प्लस ऑब्वियसली CH3 तो हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज। नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सल्फर की, दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके बारे में डिटेल में हम लोगों से पूछा जाता है, तो हम लोग शुरू करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल यूज्ड वर्ल्ड वाइड। जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसके बारे में पूछता है, इसके मैन्युफैक्चरिंग, इसके रिएक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड वगैरह में पूछता है ऐसे। सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल, ये इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल यूज्ड वर्ल्ड वाइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल है जो वर्ल्ड वाइड यूज होती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल विच यूज वर्ल्ड वाइड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स। सारे रसायनों में ये किंग है, मतलब राजा है, तो किंग ऑफ केमिकल्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स। तो सल्फ्यूरिक एसिड को केमिकल्स का किंग कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड की जो यूज है वर्ल्ड वाइड मिलियन टन से करोड़ों टन में है, इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है, लार्ज स्केल में उत्पादन किया जाता है बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस।
तो सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। तो सल्फ्यूरिक एसिड की जो कंजम्पशन है, जो खपत है वर्ल्ड वाइड मिलियंस टन्स में है, इस कारण से जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है, लार्ज स्केल में उत्पादन किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड, सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, मैन्युफैक्चर्ड सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, मैन्युफैक्चर्ड बाय, सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा पूछता है कि सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो मैं सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस इन्वॉल्व, इसमें इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्व्ड 3 स्टेप्स, इसमें इन्वॉल्व होती है 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज, पहली जो स्टेप होती है इज द बर्निंग ऑफ सल्फर, फर्स्ट स्टेप इज बर्निंग ऑफ सल्फर, पहली जो स्टेप होती है द बर्निंग ऑफ सल्फर इन एयर, एयर मतलब ऑब्वियसली एयर की ऑक्सीजन की। तो जो सॉलिड सल्फर है इसे बर्न किया जाता है एयर में, मतलब ऑक्सीजन में, ये हमें क्या देता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड देता है। नाउ सेकेंड स्टेप, जो दूसरी स्टेप होती है दैट इज द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। जो दूसरी स्टेप होती है ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से फर्दर अपने आप कंबाइन नहीं करता, लेकिन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कौन सी कैटलिस्ट, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन दूसरी स्टेप होती है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ वाट, तो सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। जो दूसरी स्टेप होती है दैट इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ऑब्वियसली जो दूसरी स्टेप होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया जाता है, करा जाता है इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 एज अ कैटलिस्ट। तो ये क्या देता है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सेकेंड स्टेप इज द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। और थर्ड स्टेप, जो तीसरी स्टेप होती है, देन ये सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है वो वाटर में आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता, इसीलिए सल्फर ट्राइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कराने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। कि जी आप तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने वाले हैं और इसमें आप यूज करने जा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो तीसरा स्टेप जो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 बाई वाट, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। कि जी यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड आप बनाने जा रहे थे और SO3 को एब्जॉर्ब कराने के लिए आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे थे, लाए कहाँ से, तो पहले से हमारे पास बना हुआ था। और बेसिक हमारे पास कुछ मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका हम यूज कर करके ज़्यादा मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे। तो ऑब्वियसली जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है वाटर के अंदर घुलनशील नहीं होता उतनी, इस कारण से जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है उसे एब्जॉर्ब कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो H2SO4 यूज करते हैं। और ये H2SO4 हमें क्या देता है, तो दिस गिव अस ओलियम। ये हमें क्या देता है, दिस गिव अस ओलियम, H2O7, इट इज द ओलियम। ध्यान रखें यहाँ पर। और जो ये ओलियम वाटर में जब हाइड्रोलाइज होता है तो ये देता है H2SO4। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आपने 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया था तो यहाँ पर 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड आपको मिल गया। यहाँ पर अगर आपने 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया था तो आपको दुगना मिला है। तो ऐसा है कि पहले से हमारे पास, ऐसा थोड़ी होता है कि हमारे पास अब हम लार्ज स्केल में उत्पादन करने जा रहे हैं उसके पहले हमारे पास कुछ नहीं रहता। तो हमारे पास ऑब्वियसली सल्फ्यूरिक एसिड कुछ ना कुछ मात्रा में पहले से रहती हैं, उसको यूज करते हैं किसके लिए, तो एब्जॉर्प्शन कराने के लिए। तो होता क्या है, तो यहाँ पर अगर 1 मोल आपने सल्फ्यूरिक एसिड एब्जॉर्प्शन के लिए यूज किया है तो 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड बनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को अगर लार्ज स्केल में उत्पादन करना है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। इसमें 3 स्टेप होती है। पहला बर्निंग ऑफ सल्फर इन एयर और ऑक्सीजन, तो सल्फर ऑक्सीजन बर्न होने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड देता है। उसी तरह से सेकेंड वन द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3। दूसरे स्टेप में कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं किसके, तो SO2 को, किस में, तो SO3 में। यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज होती है याद रखेंगे वेनेडियम पेंटॉक्साइड। यहाँ जो कैटलिस्ट यूज होती है वो क्या है, तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड है। एंड थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 बाई H2SO4। ध्यान रखें जो SO3 होती है वो आसानी से वाटर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, इस कारण से
इस कारण से इसे एब्जॉर्ब कराने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। SO3 सल्फ्यूरिक एसिड में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है और दिस गिव अस ओलियम, और ये ओलियम हाइड्रोलाइज करके H2SO4 देता है। यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है कि हम तो सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर कराने जा रहे थे और यहाँ पर यूज भी कर रहे सल्फ्यूरिक एसिड। यस, थोड़ी मात्रा में अगर लार्ज स्केल में हमें उत्पादन करना है तो कुछ मात्रा में पहले से बना करके तैयार रखना होता है सल्फ्यूरिक एसिड। जो सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कराने के लिए। यहाँ जो सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन होती है वो 96 to 98% ऑब्वियसली प्योर होती है। यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन होती है वह 96 to 98% प्योर होती है। तो ऑब्वियसली सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर जो ऑब्टेन होती है, सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन, यहाँ जो सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन होती है इज 96 to 98% ऑब्वियसली प्योर होती है। नाउ तो ध्यान रखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल यूज वर्ल्ड वाइड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स। सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर किया जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा। इसमें 3 स्टेप होती है, बर्निंग ऑफ सल्फर इनटू एयर या O2, एंड सेकेंड वन इज द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 to SO3, एंड थर्ड वन एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 by H2SO4। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर, प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर, सल्फर की प्रॉपर्टीज, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज द डेंस वाली लिक्विड होती है। जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कलरलेस डेंस वाली लिक्विड होता है जिसकी वेपर डेंसिटी मतलब जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग 1.84 होती है एट रूम टेम्परेचर। तो ध्यान रखें सल्फ्यूरिक इज कलरलेस, ये कलरलेस वाइली मतलब वाल जैसा, वाइली डेंस मतलब घना लिक्विड होती है, लिक्विड एट लिक्विड हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, लिक्विड हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84 एट रूम टेम्परेचर मतलब एट 298 केल्विन, रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होती है वो कलरलेस वाली डेंस लिक्विड होती है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग 1.84 होता है 298 केल्विन पर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर। जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है सल्फ्यूरिक एसिड की वो 4 कारण से होती है। पहला सल्फ्यूरिक एसिड की लो वोलेटिलिटी है, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तीसरा सल्फ्यूरिक एसिड हैव ग्रेट एफिनिटी ऑफ वाटर मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो होती है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हाइग्रोस्कोपिक होता है, और चौथा सल्फ्यूरिक एसिड एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो होती है, केमिकल रिएक्टिविटी होती है, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज ड्यू टू फॉलोइंग 4 रीजन, चार कारण से सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल रिएक्टिविटी होती है। तो पहला ऑब्वियसली ड्यू टू लो वोलेटिलिटी, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसकी मोलिकुलर मास बहुत ज़्यादा है, 98 है, और ऑब्वियसली इसमें हाइड्रोजन है मतलब ऑक्सीजन है, इस कारण से एक मोलिकुल दूसरे से स्ट्रांगली बॉन्डेड है, इस कारण से इसकी वोलेटिलिटी कम होती है। तो ड्यू टू लो वोलेटिलिटी पहला तो केमिकल रिएक्टिविटी होता है ड्यू टू लो वोलेटिलिटी, दूसरा ड्यू टू एसिडिक कैरेक्टर, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होती है एक स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, तीसरा ड्यू टू डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, ड्यू टू वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी, ड्यू टू वाटर मोलिकुल को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी, ड्यू टू वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी, वाटर मोलिकुल को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी के कारण, और तीसरा और फोर्थ वन ड्यू टू वाट, तो जो फोर्थ प्रॉपर्टी जो होती है सल्फ्यूरिक एसिड की ड्यू टू वाट तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2SO4 में जो सल्फर होता है वह अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण। तो जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है सल्फ्यूरिक एसिड की वो निम्नलिखित 4 कारण से ड्यू टू लो वोलेटिलिटी, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड, ड्यू टू वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी, एंड फोर्थ वन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी।
ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्वियसली अपने मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज कलरलेस ऑयली डेंस लिक्विड होती है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लेवल 1.84 होता है 298 केल्विन पर। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ड्यू टू फॉलोइंग 4 रीजन, 4 कारण से केमिकल रिएक्टिविटी होती है सल्फ्यूरिक एसिड की। पहला ड्यू टू लो वोलेटिलिटी, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, ड्यू टू वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी एंड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसके कारण। तो फर्स्ट वन, पहली केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज ड्यू टू लो वोलेटिलिटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ड्यू टू लो वोलेटिलिटी। तो फर्स्ट वन, केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड is due to low volatility, लो वोलेटिलिटी के कारण। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो लेस वोलेटाइल होता है ये यूज टू प्रिपेयर या प्रोड्यूस मोर वोलेटाइल, ऑब्वियसली ड्यू टू लो वोलेटिलिटी के कारण, ड्यू टू लो वोलेटिलिटी मतलब कम उड़ने की टेंडेंसी के कारण, वोलेटिलिटी it is used to prepare more volatile acids from their corresponding salt, for their corresponding salt। तो लो वोलेटिलिटी होने के कारण सल्फ्यूरिक एसिड यूज होती है टू प्रोड्यूस मोर वोलेटाइल एसिड फ्रॉम देयर कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट। जैसे अगर हम सोडियम फ्लोराइड को अगर ट्रीट करा देते हैं H2SO4 के साथ तो क्या होती है, H2SO4 से H+ और यहाँ से F- HF आपस में कंबाइन करके उड़ जाता है, स्केप कर जाता है और ये दे देगा Na2SO4। और बेशक अगर हमारे पास NaCl है और इसे अगर हम ट्रीट कराते हैं H2SO4 के साथ तो ड्यू टू लो वोलेटिलिटी यहाँ से H+ यहाँ से Cl- ऑब्वियसली HCl स्केप कर जाता है, निकल आता है, बाहर हो जाता है, ऑब्वियसली वोलेटाइल स्केप कर जाता है HCl गैस और ये देता क्या, Na2SO4। अगर हमारे पास NO3 है, सोडियम नाइट्रेट है, ऑब्वियसली अगर इसे हम ट्रीट कराते हैं H2SO4 के साथ तो ये क्या दे देगा, तो ऑब्वियसली दिस गिव अस Na2SO4 प्लस HNO3, मतलब HNO3 दे देगा ऑब्वियसली, और ये Na2SO4 या NHSO4 ऑब्वियसली रह जाती है। उसी तरह से अगर हम लोग लें CF2, ऑब्वियसली अगर H2SO4 ले लें तो ये क्या दे देगा, तो ऑब्वियसली ये HF स्केप कर जाएगा और ये ऑब्वियसली CSO4 दे देगा। तो ऑब्वियसली ड्यू टू लो वोलेटिलिटी सल्फ्यूरिक एसिड की वोलेटिलिटी कम होती है क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा है, इस कारण से ये बहुत कम उड़नशील होता है, जिसके कारण ये यूज होता है प्रिपेयर मोर वोलेटाइल एसिड फ्रॉम देयर कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट। मतलब यहाँ HF मतलब मोर वोलेटाइल एसिड प्रोड्यूस करे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट से, ये HCl मतलब मोर वोलेटाइल एसिड यूज करे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट से, मोर वोलेटाइल एसिड यूज करे प्रिपेयर करे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट से, मोर वोलेटाइल एसिड प्रोड्यूस करे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट से। तो chemical reactivity of sulfuric acid due to low volatility. Now second one is the chemical reactivity of sulfuric acid due to strong acidic character. Now second chemical reactivity of जो sulfuric acid है due to, तो chemical reactivity of sulfuric acid is due to strong acidic character। दूसरा chemical reactivity, now second one that is the chemical reactivity, ये first हो गई। now second one is the chemical reactivity of sulfuric acid, due to strong acidic character। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है ऑब्वियसली जो स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड, जो सल्फ्यूरिक एसिड है एक स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड होती है। जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड is a strong
डायबेसिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड है। मतलब ऑब्वियसली H2SO4 से ऑब्वियसली पहले स्टेप में पहला H+ रिलीज होता है, ऑब्वियसली HSO4 माइनस, ऑब्वियसली इसकी जो K1 है बहुत ज़्यादा होती है, वेरी हाई, इसकी जो K1 होती है बहुत ज़्यादा होती है। उसी तरह से ये HSO4 माइनस ये क्या देता है, तो ऑब्वियसली H+ प्लस SO4 माइनस, ऑब्वियसली इसकी K2 लगभग 1.2 इंटू 10⁻⁻² होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ओवरऑल अगर आप कहें तो ऐड कर दे तो ये 1 मोलिकुलर H2SO4 से क्या हो रही है, तो 2H+ और SO4 - 2 दे रहा है, मतलब 2H+ आयन रिलीज हो रही है। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड है। तो एसिड क्या करता है, तो बेस से रिएक्शन करेगा या बेसिक ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, कार्बोनेट से रिएक्शन करता है, बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है। तो बेसिक इस कारण से जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 रिएक्ट विथ, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, रिएक्ट विथ व्हाट, तो बेस, ये रिएक्ट करता है बेस के साथ, ऑब्वियसली बेसिक ऑक्साइड के साथ, बेसिक ऑक्साइड मतलब या कि मेटल ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड के साथ, ऑब्वियसली मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। तो ऑब्वियसली H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड है, इसलिए रिएक्ट करेगा बेस के साथ। जैसे अगर हमारे पास NH3 है, ये अमोनिया एक बेस है, अगर इसे H2SO4 के साथ ट्रीट करा दे तो ये क्या दे देगा, तो अमोनियम सल्फेट दे देगा NH4O2SO4। तो ये क्या होगी, तो ये बेस, ये एसिड। अगर हमारे पास NOH है, अगर NOH है तो ऑब्वियसली H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या होगा, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट मतलब Na2SO4 प्लस H2O दे देगा। तो बेसिक एसिड H2SO4 एक एसिड है, क्यूएच ले लेंगे तो K2SO4 H2O दे देगा। ऑब्वियसली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे तो CSO4 प्लस H2O दे देगा। तो बेसिक ये एसिड है, ये बेस के साथ रिएक्शन करे। उसी तरह से अगर हम बेसिक ऑक्साइड ले लेते हैं, जैसे अगर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है और इस H2SO4 के साथ ट्रीट करा देंगे तो क्या करेगा, तो दिस विल कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O। ऑब्वियसली अगर हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है, अगर H2SO4 से रिएक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली Na2SO4 प्लस H2O। उसी तरह से कार्बोनेट के साथ, जैसे हमारे पास सोडियम कार्बोनेट विथ कार्बोनेट के साथ, ऑब्वियसली कार्बोनेट के साथ क्या करेंगे, जैसे हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 है, और अगर हम इसे H2SO4 के साथ ट्रीट करा दे तो क्या होगा, तो दिस गिव अस Na2SO4 प्लस ऑब्वियसली CO2 प्लस H2O। अगर हमारे पास बाइकार्बोनेट है, यदि हमारे पास बाइकार्बोनेट है NaCO3 है, ऑब्वियसली ऐसे हम ट्रीट करा दे H2SO4 के साथ तो क्या होगा, तो ये ऑब्वियसली ये ऐसे रिएक्शन कर जाएगा, आपको दे देगा Na2SO4 प्लस ऑब्वियसली CO2 प्लस ऑब्वियसली H2O। तो ये एसिड है, ये इसे उस तरह अगर हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो CaCO3 हो और इसे हम ट्रीट करा देते हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो ये क्या दे देगा, तो दिस गिव अस CaSO4 प्लस ऑब्वियसली CO2 प्लस व्हाट, H2O। तो ये क्या है, तो ये H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा, बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा। ऑब्वियसली ध्यान रखें, नोट विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, तो बेसिक विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ, विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल गिव्स व्हाट, ये देता क्या है, तो गिव्स हाइड्रोजन। क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन, जैसे अगर आपके पास सोडियम है और इसको H2SO4 में डाल देंगे तो ये क्या करेगा, तो दिस गिव अस Na2SO4 प्लस व्हाट, H2। अगर पोटेशियम है उसे H2SO4 में डाल देंगे तो ये क्या दे देगा, तो दिस विल गिव अस व्हाट, तो K2SO4 प्लस H2। अगर आपके पास जिंक है, जिंक को अगर आप डाल दीजिए H2SO4 में तो ये क्या देगा, ये ऑब्वियसली ZnSO4 डाइल्यूट एसिड में, तो ZnSO4 प्लस ऑब्वियसली H2 देता है। तो ये सारी रिएक्शन किसके कारण हो रही है, तो एसिडिक कैरेक्टर के कारण। तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ड्यू टू लो वोलेटिलिटी होने के कारण ये सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है टू प्रिपेयर मोर वोलेटाइल एसिड फ्रॉम देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साल्ट। जैसे अगर आप NF को H2SO4 के साथ ट्रीट कराइए तो ये प्रोड्यूस करा, मतलब मोर वोलेटाइल एसिड फॉर्म करा जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग साल्ट से। अगर NaCl को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराए तो HCl फॉर्म हुआ, मतलब मोर वोलेटाइल एसिड फॉर्म हुआ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट से। ऑब्वियसली NaNO3 को अगर हम
H2SO4 से ट्रीट करा तो HNO3 मतलब मोर वोलेटाइल एसिड फॉर्म हुआ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट से। CF2 को अगर ट्रीट करा H2SO4 के साथ तो मोर वोलेटाइल एसिड की फॉर्मेशन हुई उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट से। सर केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर। सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग डाइबेसिक एसिड होती है, तो इसलिए रिएक्ट करता है बेस के साथ, बेसिक ऑक्साइड के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है। नाउ थर्ड वन, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ड्यू टू डिहाइड्रेटिंग नेचर। तो थर्ड वन केमिकल रिएक्टिविटी, थर्ड वन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ड्यू टू डिहाइड्रेटिंग नेचर, तो जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होती है हैव ग्रेट एफिनिटी ऑफ वाटर। जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होती है उसके अंदर ग्रेट एफिनिटी होती है वाटर की, इसीलिए एक कंपाउंड से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल लेता है। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होती है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हैव ग्रेट एफिनिटी ऑफ वाटर, मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल की एब्जॉर्ब करने की प्रवृत्ति होती है। हैज ग्रेट एफिनिटी मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, बहुत ज्यादा आकर्षण होती है ऑफ वाटर। सो इसलिए ये एक्ट करता है, एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसलिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल के एब्जॉर्ब कर लेने की प्रवृत्ति रखती है। जैसे अगर हमारे पास ग्लूकोज है और उसके ऊपर अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाल देंगे तो जो H2SO4 होता है इसके अंदर ग्रेट एफिनिटी होती है वाटर की, इस कारण से इससे H2O को बाहर निकाल देगा और क्या रह जाएगा तो कार्बन। उसी तरह से अगर हमारे पास सुक्रोज है C12H22O11 है और इसके ऊपर अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दें तो जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होती है उसके अंदर ग्रेट एफिनिटी होती है वाटर की, इसे वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये क्या दे देगा तो ऑब्वियसली दिस विल गिव यू वाटर, तो ये कार्बन। उसी तरह से अगर हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, यदि हमारे पास फॉर्मिक एसिड इसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाल देते हैं H2SO4 को, तो ये क्या करेगा तो इसे वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसे वाटर मॉलिक्यूल को खींच लेगा, तो दिस विल गिव यू वाटर, तो ये CO गैस। उसी तरह से अगर हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड है और इसके ऊपर अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दें H2SO4 को, तो ये क्या करेगा तो इसे वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा, इससे H2O को निकाल लेगा एंड दिस विल गिव यू, और ये आपको क्या देगा तो CO प्लस ऑब्वियसली CO2 दे देगा। तो ऑब्वियसली जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होती है हैव ग्रेट एफिनिटी ऑफ वाटर, इसलिए यूज होता है एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नाउ फोर्थ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर होती है अपने मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इस कारण से ये एक्ट करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ध्यान रखेंगे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी, तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, तो बेसिक H2SO4 में जो सल्फर है वह मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है। H2SO4 में जो सल्फर है अपने मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए एक्ट करता है वाट, तो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑब्वियसली ध्यान दीजिए H2SO4 जब ऑक्सीडाइज करता है तो ये अपने आप को रिड्यूस कर देता है SO2 में, प्लस ऑब्वियसली SO2 प्लस O2 प्लस ऑब्वियसली ऑक्सीजन, तो ऑब्वियसली SO2 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन में, तो ये H2SO4 ये H2O प्लस ऑक्सीजन में। तो ध्यान रखें H2SO4 जब ऑक्सीडाइज हो, किसी को दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद को चेंज करता है SO2 H2 और ऑक्सीजन में,
H2SO4 जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है तो खुद को चेंज करता है SO2 H2, और ऑब्वियसली ये नेसेंट ऑक्सीजन में ये जो ऑक्सीजन है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे मेटल को विथ मेटल, जो अगर हम सल्फ्यूरिक कॉपर है और हम कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ ट्रीट करा दे तो ये क्या देगा, तो CSO4 प्लस SO2 प्लस ऑब्वियसली ये H2O दिस वन। उसी तरह से अगर हमारे पास सिल्वर है और अगर इसे हम ट्रीट करा देते हैं किसके साथ, यदि हमारे पास सिल्वर है ये जी है और इसे ट्रीट करा दे किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो ये क्या करेगा, तो सिल्वर को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, तो Ag2SO4 में प्लस ये खुद रिड्यूस होगा SO2 में प्लस ऑब्वियसली H2O में। उसी तरह से विथ नॉन मेटल, ऑब्वियसली उसी तरह से विथ नॉन मेटल के साथ, विथ नॉन मेटल के साथ, जैसे अगर हमारे पास कार्बन है, कार्बन को अगर हम ट्रीट करा दें H2SO4 के साथ, उसको चेंज कर देगा किस में, तो ऑब्वियसली कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा CO2 में और खुद रिड्यूस हो जाएगा SO2 में। सल्फर को अगर हम ट्रीट करा दें H2SO4 के साथ तब क्या होगा, तो सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा SO2 में और खुद भी रिड्यूस हो जाएगा किस में, तो SO2 में। अगर फास्फोरस को अगर H2SO4 के साथ ट्रीट करा देता तो ऑब्वियसली फास्फोरस को ऑक्सीडाइज कर देगा H3PO4 में और खुद रिड्यूस हो जाएगा SO2 में। उस तरह से कुछ कंपाउंड को भी ये ऑक्सीडाइज करता है, जैसे पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड को अगर हम ट्रीट करा देते हैं H2SO4 के साथ तो आयोडाइड को आयोडीन में, ब्रोमाइड को ब्रोमीन में ऑक्सीडाइज कर देता, तो ऑब्वियसली विथ नॉन मेटल। जैसे अगर हमारे पास कार्बन है, अगर कार्बन इसे अगर हम ट्रीट करा दे H2SO4 के साथ तो ये H2SO4 क्या करेगा, तो कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है CO2 में और खुद रिड्यूस हो जाता है SO2 में प्लस H2। उसी तरह से अगर हमारे पास सल्फर है और इसे अगर हम ट्रीट करा दे H2SO4 के साथ तो क्या होगा, तो H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा SO2 में और खुद भी रिड्यूस हो जाएगा SO2 में प्लस ऑब्वियसली H2O। उसी तरह से अगर हमारे पास फास्फोरस है, यदि हमारे पास फास्फोरस है अगर हम ट्रीट करा दे H2SO4 के साथ तो ये H2SO4 क्या करेगा, तो फास्फोरस को ऑक्सीडाइज कर देगा H3PO4 में और खुद रिड्यूस हो जाएगा किसमें, तो SO2 प्लस ऑब्वियसली H2O में। तो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑब्वियसली मेटल को ऑक्सीडाइज कर रहा है, नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑब्वियसली विथ कंपाउंड, कुछ कंपाउंड जैसे अगर विथ सम कंपाउंड कुछ कंपाउंड के साथ, जैसे विथ कंपाउंड जैसे अगर हम लोग कह दे कि अगर हमारे पास पोटेशियम ब्रोमाइड है या सोडियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड या सोडियम ब्रोमाइड अगर इसे हम ट्रीट करा देते हैं H2SO4 के साथ तो ये क्या करता है, तो ये ऑब्वियसली ये ब्रोमाइड को ब्रोमीन में ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है किस में, तो SO2 प्लस H2O प्लस ऑब्वियसली ये पोटेशियम सल्फेट में अलग हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमारे पास अगर क्या है पोटेशियम ब्रोमाइड या सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड है और इसे हम ट्रीट करा देते हैं H2SO4 के साथ तो क्या करता है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है SO2 प्लस ऑब्वियसली H2O में और ऑब्वियसली पोटेशियम ये पोटेशियम सल्फेट के रूप में अलग हो जाता है। तो ध्यान रखें, तो H2SO4 की जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है 4 कार्बन से होती है, पहला ड्यू टू लो वोलेटिलिटी होने के कारण ऑब्वियसली मोर वोलेटाइल एसिड फॉर्म करता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट से। दूसरा जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है सल्फ्यूरिक एसिड की, दैट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर। अब सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग डाइबेसिक एसिड है, इसलिए ये ऑब्वियसली बेस से रिएक्शन करता है मेटल ऑक्साइड से, मेटल कार्बोनेट से, मेटल बाइकार्बोनेट से। दूसरा केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ड्यू टू डिहाइड्रेटिंग नेचर, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ग्रेट एफिनिटी होती है वाटर की, इस कारण से एक्ट करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह, जैसे ग्लूकोज से वाटर को निकालेगा, सुक्रोज से वाटर निकालेगा, ऑब्वियसली ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इन सब से क्या करता है तो वाटर मॉलिक्यूल को निकाल लेता है। फोर्थ वन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर। H2SO4 में सल्फर अपने मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इस कारण से एक्ट करता है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान दिए H2SO4 जब दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद रिड्यूस होता है SO2 प्लस H2O में, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। जैसे कॉपर को ऑक्सीडाइज करा CSO4 में खुद रिड्यूस हो गया SO2 में, सिल्वर को ऑक्सीडाइज करा Ag2SO4 में खुद रिड्यूस हो गया SO2 में, कार्बन को ऑक्सीडाइज करा CO2 में खुद रिड्यूस हो गया SO2 में, सल्फर को ऑक्सीडाइज करा SO2 में खुद रिड्यूस हो गया SO2 में, फास्फोरस को ऑक्सीडाइज करा H3PO4 में खुद रिड्यूस हो गया SO2 में, पोटेशियम ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज करा ब्रोमीन में खुद हो गया रिड्यूस SO2 में, Ki को ऑक्सीडाइज करा आयोडीन में खुद रिड्यूस हो गया SO2 में। तो ये होगी क्या, तो सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सम ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर को देखेंगे, जो जनरली पूछता है कभी कभी स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ सम ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, कुछ
ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर के स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ some important oxo acid of sulfur, तो स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, तो फर्स्ट वन इज द सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड मतलब H2SO3। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, तो H है, ये O है, S है, ये O है, H है, ये डबल बॉन्ड, इट इज द सल्फ्यूरस एसिड। नॉन सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, तो H2SO4 है, बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रक्चर HO है, ये भी डायबेसिक एसिड है, ये O है, ये H है, यहाँ दिस। नाउ थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड क्या होता, तो बेसिक यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है, ये यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, इसमें से एक ऑक्सीजन क्या हो जाती है, तो सल्फर हो जाती है, मतलब हो जाएगा H2, अब 2 सल्फर हो जाएगी, H2O3 हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसी तरह से हो जाएंगे, मतलब H है, ये O है, ये S है, ये O है, ये H है, ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर एक ऑक्सीजन की जगह पर क्या कर दिया, सल्फर कर दिया, इट इज द वाट, तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड। उसी तरह से हम लोग कहें कि परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज द H2SO5, या इसी को हम लोग कहते हैं कारो एसिड, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कारोज एसिड, इसे हम लोग कारोज एसिड भी कहते हैं। तो ऑब्वियसली परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO5, या इसी को हम लोग कारोज एसिड भी कहते हैं। तो बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड जैसा ही होता है, सल्फ्यूरस एसिड ये हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड ये। अब थायोसल्फ्यूरिक एसिड में क्या हुआ, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन थी उसके जगह पर क्या हो गया, तो डबल बॉन्ड सल्फर हो गई, डबल बॉन्ड सल्फर हो गई। उसी तरह परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या कारो एसिड क्या हो गया, तो ये H है, ये O है, S ये डबल बॉन्ड O है, ये O, ये O, यहाँ पर परऑक्सी एसिड आ गया जिस बार, तो ये परऑक्सो, यहाँ पर क्या, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, परऑक्सी बॉन्ड, तो इट इज द वर्ड, तो ये परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को हम लोग कारो एसिड भी कहते हैं। डायथाइनिक एसिड, उसी तरह से हम लोग कहें डायथाइनिक एसिड, दैट इज द H2O6। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, तो बेसिक ये H है, ये O है, ये S है, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड सल्फर बॉन्ड आ जाता है इसमें, डबल बॉन्ड O, इट इज द वर्ड, तो ये डायथाइनिक एसिड। उसी तरह से पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम, ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, और ओलियम, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को हम लोग ओलियम कहते हैं। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड मतलब क्या हुआ, H2SO5, इट इज अ वर्ड, तो ये H2SO5, सॉरी H2S2O7 ना, H2S2O7, इट इज अ वर्ड, तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम की जो स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल डायथानिक एसिड, जस्ट अंतर ये होता है कि यहाँ पर सल्फर के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाता है, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम है। डायथानिक एसिड जैसा ही पायरोसल्फ्यूरिक एसिड मतलब ओलियम की स्ट्रक्चर होती है, अंतर बस ये होता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाता है, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, ये OH आ जाता है, दिस इज द वर्ड, ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को हम लोग ओलियम कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द डायथानिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, and next one is the peroxo disulfuric acid. Next one is the peroxo disulfuric acid, या इसी को हम लोग कहते हैं पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को हम लोग, ये H2SO8 हो गया। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो बिल्कुल पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जैसा, बस यहाँ पर एक पेरोक्सी बॉन्ड है, मतलब ये ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन है, इसके बदले में 2 ऑक्सीजन हो जाता है, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H, ये O, ये H, डबल बॉन्ड हो, यहाँ ऑक्सीजन पेरोक्सी बॉन्ड हो जाती है, डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, ये O, ये H, इट इज अबाउट, तो ये पेरोक्सी बॉन्ड, ये क्या होगी, तो पेरोक्सी बॉन्ड, ये पेरोक्सी बॉन्ड होगी। तो ध्यान रखेंगे ये क्या, तो स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, इट इज सल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायो मतलब होता है सल्फर,
यहाँ पर सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, उसके जगह पर क्या हो गया, तो सल्फर डबल बॉन्ड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे को हम लोग कारो एसिड कहते हैं। इसमें क्या होता, तो बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन यहाँ पेरोक्सो है, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड आ गया, तो ये बिल्कुल H2SO4 जैसा ही है, जस्ट यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पर क्या हो गया, तो पेरोक्सी बॉन्ड हो गया, दिस इज द वर्ड। तो ये पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या कारो एसिड। उस तरह डायथानिक एसिड H2S2O6, जहां जिसका नाम है डाय, मतलब दो सल्फर सल्फर बॉन्ड, मतलब ये सल्फर सल्फर बॉन्ड है, इट इज डायथानिक एसिड H2S2O6। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या इसी को हम लोग ओलियम भी कहते हैं, तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या इसी को हम लोग ओलियम भी कहते हैं। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम, इसमें क्या हो जाता है, तो बिल्कुल डायथानिक एसिड जैसा ही होता है, डायथानिक एसिड जैसा ही होता है, बस अंतर ये होती है कि जहाँ डायथानिक एसिड में सल्फर सल्फर बॉन्ड थी, जबकि पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में यहाँ पर सल्फर सल्फर बॉन्ड के बीच में क्या हो जाता है, एक ऑक्सीजन। तो डायथानिक एसिड जैसा ही पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर है, बस अंतर है सल्फर सल्फर के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाता है। पेरोक्सो डायसल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की तरह, बस यहाँ पर पेरोक्सी बॉन्ड आ गई है, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड आ गई है। ध्यान दीजिए, पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो कॉल मार्शल एसिड, हम लोग मार्शल एसिड भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल मार्शल एसिड्स, इसे मार्शल एसिड भी कहा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर है सम इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर की। तो ये आपकी हो गई क्या, तो सल्फर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हैलोजन करेंगे। ओके बाय।